मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने जो 9th क्लास का आपके अध्याय नंबर अपन ने 7 शुरू किया था। पिछली क्लास तक आपके ये अध्याय नंबर 6 कंप्लीट हो गया था, जिसके अंदर अपन ने तंत्रिका उत्तक पढ़ लिया था। अध्याय नंबर 7 जीवों में विविधता। अध्याय नंबर 7 जीवों में विविधता। ठीक है, अध्याय नंबर 7 शुरू कर लिया था अपन ने पिछली क्लास में, जीवों में विविधता। अब देखो, इसके अंदर अपन ने जनरल बातें की थी कि जीवों में विविधता किस प्रकार से पाई जाती है। जैसे कल अपन ने बात की कि जीवों में विविधता से संबंध में मतलब अपने पृथ्वी के ऊपर क्या है, खूब सारी प्रजातियां पाई जाती है। लगभग 1 करोड़ के लगभग प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन अपन को अभी तक लगभग कितनी प्रजातियों का 20 से 30 लाख प्रजातियों का ही पता है। आई बात समझ में? कितनी? लगभग 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है पादपों की, जंतुओं की, असंख्य प्रजातियां। अपन तो कुछ एक प्रजातियों को जानते हैं ना, अभी तक वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं। जैसे खूब सारी प्रजातियां, जैसे कई सारे, कल अपन ने बात कर ली थी, एक बार 2 मिनट वापस देख लेते हैं कि कई सारी प्रजातियां। इतनी विविधता का मतलब क्या है कि एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार के प्रजातियां पाया जाना। मतलब विविधता से क्या तात्पर्य हुआ कि जैसे अपन देखते हैं कि अपन चैप्टर पढ़ा 5th, जिसके अंदर कोशिका के संदर्भ में बातें की, तो कई पादप तो क्या है, कोई जंतु क्या है, एक कोशिकीय हैं, है ना, क्या है, एक कोशिकीय। और कई क्या है आपके बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, है ना। देखने के लिए अपन को किसका उपयोग करना पड़ता है? उनके लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। और कई हैं जो इतने बड़े हैं, जैसे नीली व्हेल मछली है, लगभग कितनी 30 मीटर लंबी होती है ना, 30 मीटर लंबाई होती है उसकी, बहुत ज़्यादा होती है 30 मीटर। ठीक है। और कुछ है जिनको अपन आंखों से ही नहीं देख सकते। कितनी विविधता। एक तो बिल्कुल जिनको अपन आंखों देखने के लिए अपन को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़े, ये कितनी बड़ी है ना। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार जैसे खूब सारे पादप हैं, जलीय पादप है, जो जलों के अंदर, जिनका जीवन काल क्या होता है, कुछ एक घंटों का होता है। कुछ जंतु होते हैं, जैसे अपन देखते हैं बारिश के मौसम में आते हैं जो जंतु लाइट रोशनी में, और कुछ घंटों में वो मृत हो जाते हैं। मतलब उनका जीवन काल कुछ घंटों का होता है। और कुछ जंतु ऐसे हैं, जैसे कछुआ हुआ, खूब सारे जंतु हैं जिनका जीवन काल क्या होता है, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष लगभग होता है, और कुछ का घंटों का। उसी प्रकार कुछ पादप हैं जिनकी लंबाई बहुत कम होती है। कुछ जैसे कुछ एक पादप होता है सबसे लंबा, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पे 100 मीटर लंबा रेडवुड पादप है। क्या नाम उसका? रेडवुड पादप, जो क्या है 100 मीटर लंबा है, ऊंचा होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर खूब सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। ये अपन बात की अपन। अब अपन देखते हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या है। जैसे अपन ने बात की कि इतनी विविधताएं तो है, अब इनको अपन पढ़ें किस प्रकार से, मतलब इनको किस प्रकार से अपन वर्गीकृत करें कि अपन पहचान जाएं कि ये आपके, कि अपन पहचान जाएं इसके अंदर कि अलग अलग प्रकार से है। तो इनको वर्गीकृत किया गया। आई बात समझ? कल अपन ने बात की कि इनको वर्गीकृत करने के लिए अपन क्या काम में लें। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि कल अपन ने बात की कि एक वैज्ञानिक हुए थे, अरस्तु। क्या नाम था उनका? अरस्तु। जिन्होंने क्या किया, जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए 3 प्रकार से, जो आपके थल पे रहते हैं उनको थलीय थल, इस जल और वायु के आधार पर उन्होंने जीवों को वर्गीकृत किया, है ना। एक तो स्थल पर पाए जाने वाले जंतु अलग बांट लिए, जल पर पाए जाने वाले अलग हो गए, हवा में उड़ने वाले। तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से, लेकिन ये क्या हुआ, ज़्यादा आपकी क्या हुआ, चला नहीं। इसके बाद में खूब सारे वैज्ञानिकों ने अपने क्या है, जंतुओं को वर्गीकृत किया गया, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसी प्रकार जैसे आप अपन देखते हैं कि सभी प्रकार के जंतुओं में क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण होते हैं। इसी के अलावा अपन देखते हैं कि जैसे अपन, आपने देखा होगा, ज्योग्राफी पढ़ते हो आप, सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि अपने पृथ्वी के अंदर क्या है, बराबर 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, है ना। जैसे अपन ग्लोब की बात करें, ये आपके ग्लोब होता है, तो पृथ्वी पर जो जैव विविधता है तो वो क्या है, आपकी भूमध्य रेखा है, एकदम सेंटर में जो बीच 0 डिग्री में पाई जाती है। उस भूमध्य रेखा के आसपास ही क्या है आपके लगभग 50%, मतलब ये इस प्रकार से जो यहाँ की जो पादपों की या फिर जंतुओं की प्रजातियाँ हैं, यहाँ पर क्या है आपके 50% लगभग क्या है जो विविधता है वो इन भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। अब इसके आसपास क्यों पाई जाती है? ये कौन सी रेखा है आपके? भूमध्य रेखा। ये आपके पृथ्वी है, मतलब भारत कहाँ पर आता है? यहाँ पे, है ना, भूमध्य रेखा से ऊपर ये यहाँ पे, ये आपके एशिया महाद्वीप है, इसके पास में ये यूरोप महाद्वीप है ना। ये आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे आपके अफ्रीका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से क्या है,
अलग अलग महाद्वीप पाए जाते हैं इसके अंदर। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो क्या होता है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से ये आपके क्या होती है, जिसके अंदर अफ्रीका महाद्वीप के देशों की बात करें अपन तो जिसके अंदर आपके खूब सारे देश हैं, इक्वेडोर वगैरह, है ना। यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। पाए जाने का कारण क्या है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है जो सबसे ज़्यादा यहीं पर रहता है, ज़्यादातर तेज़ गर्मी। यहाँ पर क्या है, जल की मात्रा है, सूर्य का प्रकाश है, नमी है, सारी चीज़ें क्या होती है संतुलित मात्रा में पाई जाने के कारण यहाँ पर वनस्पति का 50% भाग भी जैव विविधता का यहाँ पर पाया जाता है ना। जैव विविधता का 50% भाग तो कहाँ पर पाया जाता है, आपके यहीं पे पाया जाता है, इसके आसपास ही, भूमध्य रेखा के आसपास ही। यहाँ पे क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ क्या अनुकूल है, सूर्य का प्रकाश उचित मात्रा में प्राप्त होता रहता है। इसके आसपास के देश जैसे अफ्रीका महाद्वीप के आसपास के देश जैसे अपन बात करें, ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वेडोर है, पेरू है ना, ये सारे देश जो क्या हैं, मेक्सिको, जायरे, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके पास में क्या होती है, सर्वाधिक क्या पाई जाती है आपके ये सूर्य का प्रकाश सारी पाई जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा जैव विविधता डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है भूमध्य रेखा के आसपास, है ना, इस प्रकार से। तो अपन बात कर रहे हैं जैव विविधता। अब जैव विविधता को क्या है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से वर्गीकृत किया। खूब सारे जैसे जल के अंदर पाए जाने वाले ही जंतु होते हैं जो क्या होते हैं, उनके अंदर अलग अलग लक्षण है। तो उनको क्या है, कल मैंने बताया आपको अपन क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि अपन सबसे पहले तो जो आर.एच. व्हिटेकर की पंच जगत की प्रणाली है, जिसके अंदर उन्होंने पूरे जो सजीवों को कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में, सजीवों ने 5 भागों में बांटा। किसको, सजीवों ने बांटा आपके 5 भागों में। जो अपन ने बात की, पहला तो था आपके मोनेरा, एक बार वापस, दूसरा था आपके प्रोटिस्टा, बाद में लिखना, ये सारी चीज़ें है ना, ये अपन पढ़ेंगे पूरी डिटेल से, अभी तो बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा है आपके फंजई या कवक, और चौथा है आपके फंजई हो गया, कवक हो गया, फिर उसके बाद में प्लांटी, और लास्ट है आपके नंबर 5 पे एनिमेलिया। ठीक है, जिसके अंदर क्या, मोनेरा के अंदर तो एक कोशिकीय जीव जिनके अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा है, एक कोशिकीय फंजई हो गया, फिर प्लांटी को अपन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, इसके अंदर बांटते हैं। एनिमेलिया को अपन 2 भागों में बांटते हैं, कशेरुक और अकशेरुक। फिर कशेरुक जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, अकशेरुक जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। फिर इसके वर्गीकरण पूरा इस चैप्टर में अपन देखेंगे। तो जैव विविधता का मतलब समझ में आ गया आपको कि जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, कि अपने आसपास जो एक ही जगह पर जो पाई जाने वाली विविधता, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, वो क्या है आपके जैव विविधता, सभी सजीवों की, है ना, जिसके अंदर आपके पादप, जो मनुष्य, जानवर सभी आते हैं ना, सभी सजीवों की। तो इस प्रकार से अपन ने बातें की। इसी प्रकार जैसे अपन देखते हैं, कल पिछले जो आपके चैप्टर नंबर 5 था उसके अंदर अपन ने बातें की कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना, प्रोकैरियोटिक जिनके अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग वगैरह नहीं पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि वर्गीकरण और इन जीवों का विकास कैसे हुआ, है ना, वर्गीकरण और इनको जीवों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया और जो जीवों का विकास है वो कैसे हुआ है। तो अपन लगाते हैं हेडिंग, वर्गीकरण एवं जैव विकास। वर्गीकरण एवं जैव विकास। अब देखो, वर्गीकरण मतलब इन जो सभी प्रकार के जीव हैं उनको वर्गीकृत किस आधार पर किया जाए। ऐसा तो है नहीं कि अपन सभी को एक साथ में लेकर पढ़ सकते हैं। जैसे आपके सिलेबस ही है तो सबको क्या अलग अलग छापे 6 किताबें बांटी हुई है कि जो आपके क्या है, हिंदी से संबंधित आपको ज्ञान चाहिए तो वो आपके हिंदी की किताब में दिया हुआ है, संस्कृत के संबंधित तो संस्कृत, इंग्लिश की किताब आपके अलग, सामाजिक विज्ञान की जिसके अंदर अलग, विज्ञान की किताब अलग। तो अपन इनको पूरे सिलेबस को बांट कर फिर अपन पढ़ते हैं तो अपन को पढ़ने में क्या रहे, आसानी रहती है। उसी प्रकार जो आपके जो जीव जंतु हैं उनको भी क्या किया, वर्गीकृत किया गया विशिष्ट लक्षणों के आधार पर, है ना, उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर जीवों को क्या किया गया, बांटा गया। जैसे अपन देखते हैं खूब सारे, जैसे उड़ने वाले पक्षी को एविज वर्ग में रखा गया, रेंग कर चलने वाले सरीसृप वर्ग को उनको अलग वर्ग में रखा गया। तो इस प्रकार से उनको क्या बांटा गया शारीरिक बनावट के आधार पर। इसके अंदर क्या है कि खूब सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए जो उनकी बनावट के आधार पर लक्षण थे। तो अपन देखते हैं इसी के बारे में
जैव विकास की अवधारणा में सबसे पहले वैज्ञानिक हुए थे एक चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था उनका? सबसे पहले वैज्ञानिक हुए थे आपके चार्ल्स, बड़ा लिख दे रहा हूँ, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने आपके कब बताया? 1859 में। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में बताया, अपनी पुस्तक दी थी इन्होंने, अपनी एक किताब लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या पुस्तक का नाम था आपके? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब क्या हुआ इसका? जातियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये किताब का नाम था इनका, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसने दी है आपके? ये आपके चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने अपने जीवों को मतलब विकास के बारे में बताया। इसी प्रकार प्राचीन काल से अपन देखते हैं कि जो मनुष्य था, जैसे अपन देखते हैं प्राचीन काल में मनुष्य था जो क्या जानवरों की तरह रहता था, जंगलों में रहता था, ना कपड़े पहनता था, ना कुछ उनको ज्ञान नहीं था। उनके शरीर की बनावट भी क्या थी? खूब सारे उसके अंदर क्या थे, वो जानवरों की तरह ही जंगलों में रहते थे। उनको पता नहीं था कि भोजन अपन अगर पका के खाएंगे तो अपन का अच्छा स्वादिष्ट लगेगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना सीखा, फिर उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, फिर वो अब चलने लगे, है ना। एक जगह से फिक्स जगह पर रहने, पहले क्या करते थे, जहाँ पे भोजन मिला रात भर वहीं रह गए और अगले दिन और दूसरी जगह पर जाएंगे वहाँ पे चले गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, अपना फिक्स अस्तित्व बनाया, एक मकान बनाकर रहने लगे, एक जगह पर क्या बनाकर रहने लगे, वहीं पे आकर भोजन करते थे। पहले कच्चा भोजन ही खाते थे, मांस मछली फूल पत्तियाँ खाते थे, है ना, पादपों की। तो फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि अगर अपन भोजन को पका कर खाएंगे तो वो अपने लिए और अच्छा रहेगा। धीरे धीरे भोजन को पकाकर आग के आविष्कार के बाद में फिर पहिए का आविष्कार, धीरे धीरे बैलगाड़ी वगैरह सारी चीज़ें क्या उनके अंदर धीरे धीरे विकास हुआ और उनके शरीर की भी बनावट भी क्या हुई, धीरे धीरे अपन एकदम सुसज्जित मनुष्य बने, है ना। तो ये विकास क्या हुआ, बहुत ही धीमी गति से हुआ, आई बात में बहुत धीरे धीरे हुआ। साधारण से नए जीवों की अपेक्षाकृत क्या हुआ, जटिल कहा जाता था। तो इस प्रकार से चार्ल्स डार्विन ने आपके एक किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने जीवों के जो अवधारणा के बारे में समझाया कि जीवों की जैव विकास किस प्रकार से हुआ उनके बारे में। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम याद रख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी बारे में अपन ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। आपके पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा कि उत्तक होते हैं, उसके अलावा कोशिका के अंदर अपन ने बातें की कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरितलवक कार्य करता है ना। अब अपन देखते हैं कि जीवों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। देखो, सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी। द्विनाम पद्धति, सबसे एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने वर्गीकरण के लिए एक द्विनाम पद्धति थी। उनका नाम था आपके कैरोलस लीनियस। उन्होंने द्विनाम पद्धति दी कि 2 नाम, जैसे एक तो पहला शब्द तो उनके क्या वंश को बताए, दूसरा वंश आपके उनकी दूसरा नाम उनकी जाति को बताए। फिर उसके बाद में त्रिनाम पद्धति भी आई जिसके अंदर आपके त्रिनाम दी थी आपके अर्नेस्ट हेक्कल। क्या नाम था उनका? नाम था, त्रिनाम पद्धति देने वाले आपके वैज्ञानिक हुए थे अर्नेस्ट हेक्कल। फिर उसके बाद में एक और वैज्ञानिक हुए थे कोपलैंड, जिन्होंने आपके कोपलैंड ने 4 नाम पद्धति, है ना, चतुर्नाम पद्धति दी कोपलैंड। फिर उसके बाद में ये तो आपकी क्या हुई, बेसिक बातें हुई कोपलैंड ने। इसके बाद में वैज्ञानिक हुए थे जो सब सर्वमान्य पद्धति रही, वो थी आपके RH व्हिटेकर के द्वारा दी गई पद्धति या रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा। ठीक है ना। ये तो क्या हुई, पहले की पद्धतियाँ हैं, ये ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई। सबसे ज़्यादा विकसित प्रणाली अपन पढ़ेंगे अभी RH व्हिटेकर के द्वारा जो जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। तो बताया आपके वर्गीकरण समूह का पदानुक्रमित संरचना। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना।
मतलब कि जंतुओं को किस प्रकार से बांटा गया इसके बारे में। तो इनके बारे में मैंने बताया आपको, सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति, फिर त्रिनाम, फिर चतुर्नाम पद्धति। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि 3 वैज्ञानिकों ने सारे जो जंतु हैं, सजीवों को, निर्जीवों को भी एक जगत में बांटा गया, किंगडम के अंदर। तो उसके अंदर देखो वैज्ञानिक हुए थे, एक तो आपके अर्नेस्ट हेक्ल, रॉबर्ट वीटेकर, अर्नेस्ट हेक्ल हो गए, रॉबर्ट वीटेकर हो गए, ये नाम याद रखना, रॉबर्ट वीटेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तथा कोलवोस। और कौन थे? कोलवोस। ये 3 वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने क्या किया, आपके जैव वैज्ञानिकों ने सारे जगत के नामक वर्गीकरणों में विभाजित करने का प्रयास किया। कौन से थे? 3 वैज्ञानिक हुए थे। एक तो थे आपके अर्नेस्ट हेक्ल, रॉबर्ट वीटेकर और कोलवोस। इन्होंने क्या किया, जो पूरे सजीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, सजीवों के जगत को बड़े बड़े वर्गों में वर्गीकृत करने का क्या किया, इन्होंने प्रयास किया, विभाजित करने का प्रयास किया। और वीटेकर द्वारा पंच जगत की प्रणाली वो है आपके रॉबर्ट वीटेकर द्वारा वर्गीकृत 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली, जिसके अंदर देखो सबसे पहले इन्होंने 5 भागों में बांटा कि पूरे सजीवों को। सबसे पहला था आपके, अभी बताया मैंने आपको, मोनेरा। नाम क्या रखा इन्होंने? पहला वर्ग मोनेरा। दूसरा इन्होंने बांटा जिसका नाम था आपके प्रोटिस्टा। क्या नाम रहा? प्रोटिस्टा। तीसरा इन्होंने बांटा आपके, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फिर है तीसरा आपके फंजाई, फिर नंबर 4 है आपके इसके अंदर प्लांटी, और नंबर 5 इन्होंने बांटा वर्गीकरण के अंदर एनिमेलिया। ये किसने बांटा? आपके वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट वीटेकर। इन्होंने 5 जगत की प्रणाली बांटी। 5, सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगत। अब इनके बारे में अपन बातें करेंगे कि ये क्या क्या है, इनके अंदर कौन किन किन जंतुओं को रखा गया, किन किन पादपों को रखा गया। आई बात समझ में कि मोनेरा के अंदर किन को रखा गया, और प्रोटिस्टा के अंदर किन को रखा गया, फंजाई के अंदर किन को रखा गया, और एनिमेलिया के अंदर किन को रखा गया। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे एक एक के बारे में। आई बात समझ में। तो जैव विविधता क्या पाई जाती है, मैंने आपको बता ही दिया पहले कि सर्वाधिक जैव विविधता किसके पास में, जैसे अपन को पता है कि लगभग 10 से 20 लाख या 20-25 लाख प्रजातियों की अपन को अभी तक क्या है, जानकारी है। लेकिन क्या होती है, जैव विविधता कितनी है? लगभग अब 1 करोड़ के लगभग क्या है, प्रजातियां पाई जाती है अपने पृथ्वी के पूरे ऊपर, लेकिन अपन को अभी तक पता नहीं। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है ना, जिसके अंदर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। यही बात समझे। और इनको रॉबर्ट वीटेकर ने क्या है, वर्गीकरण में इस प्रकार से लिखने का तरीका बताया कि किसी भी जंतु को अपन लिखें तो उसके अंदर सबसे पहले उसका जगत लिखना चाहिए। क्या लिखते हैं अपन? सबसे पहले उसका जगत, मतलब किंगडम, है ना, जगत लिखा जाता है, जिसके अंदर आपके जंतु जगत या पादप जगत। अगर वो पादप समुदाय से है तो पादप जगत, जंतु समुदाय से है तो जंतु समुदाय से है तो जंतु जगत। सबसे पहले पादप जगत और जंतु जगत, फिर उसके बाद में उनको बांटा जाता है वर्ग के अंदर, उनकी क्लास क्या है। आदिवासी जगत के बाद में उनको वर्ग, फिर उसके बाद में वर्ग के बाद में उनको बांटा गया आपके गण के अंदर, उनका ऑर्डर क्या है। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे उसके कुल क्या है, कुल के अंदर लिखते हैं उनकी मतलब फैमिली किस प्रकार से है। फिर उसके बाद में उनका वंश क्या है, और फिर उनके बाद में उनकी जाति क्या है, स्पीशीज क्या है। आदिवासी इस प्रकार से तो बांटा गया आपको जंतु जगत, फिर उनका क्लास, फिर उनका ऑर्डर, फिर उनकी फैमिली, फिर उनका वंश मतलब जीनस क्या है, फिर उसके उनके जाति मतलब उनकी स्पीशीज क्या है। इस प्रकार जैसे अपन जानते हैं, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस,
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? होमो सेपियंस। होमो क्या है? उसका वंश है अपना, और जाति क्या है अपनी? सेपियंस। यही बात समझ में? तो इस प्रकार से पूरा नाम है इनका, मन जगत के अंदर, जंतु जगत के अंदर वर्ग है, गण है, कुल है, इस प्रकार से सभी के अंदर बांटा गया था। यही बात समझ में? ये आपके वर्गीकरण की जो आपके व्हिटेकर ने कितने भागों में बांटा? आपको 5 भागों में। तो अगली क्लास में अपन मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में प्रोटिस्टा के बारे में, फिर फंजाई के बारे में, फिर प्लांटी के बारे में, फिर और एनिमेलिया के बारे में। इस प्रकार से अपन इन 5 के बारे में अलग अलग से बातें करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि जीवों में विविधता क्या है, मतलब एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को पाया जाना, वो क्या है? विविधता। अब ये किस प्रकार से इनको जीवों को वर्गीकृत किया गया, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो अपन क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे, इसके आगे की चर्चाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।